दूसरी बात, टाइम टेबल नहीं, टाइम मैनेजमेंट बनाना शुरू करो। टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल किसी का फॉलो नहीं होता। हरा पेन, लाल पेन, नीला पेन, काला पेन, खूब सुंदर से उसमें डिजाइन बना हुआ, कमल का फूल, ये फूल, वो फूल, ऐसे फूल, और वो सिर्फ काम करता है 3 दिन। 100 घंटे के बाद वो बदल जाता है। 100 घंटे के बाद वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी हमारे अंदर नहीं होती है। और मैंने कई बार बोल चुका हूं कि कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। और ये टाइम टेबल पे करता है। हमें टाइम मैनेजमेंट करना, और इस पे भी एक वीडियो लाने वाला हूं, और बड़ी मजेदार लाने वाला हूं। आपका दिल दिमाग धड़कन खोल देगा कि वाकई में टाइम मैनेजमेंट सबसे कमाल की बात है, जो हर स्टूडेंट से संभव है। फिर चाहे वो जॉब वाला हो, फिर चाहे वो हाउसवाइफ हो, फिर चाहे वो किसान कहीं पे काम कर रहा हो, उस सबके लिए पॉसिबल है। तो वो कैसे, वो वीडियो में लाके बताऊंगा। चौथा पार्ट इसका है, सिलेक्टिव पढ़िए, जहां से हमेशा क्वेश्चन बन रहा, आयोग हमेशा क्वेश्चन आपके पास ला रहा है और हमेशा आपका गलत हो रहा है। सिलेक्टिव पढ़ने की कोशिश कीजिए, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। समझिए मेरी बात को, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ मत पढ़िए अगर रिजल्ट लाना है तो। अगर सब कुछ पढ़ने लगे तो फिर आप कोचिंग संस्था खोल दिए, फिर आपका स्टूडेंट रहेगा। सब कुछ तो मुझे पढ़ाने दीजिए। आप सब कुछ मत पढ़िए, आप सिलेक्टेड पढ़िए। 10 साल के क्वेश्चन को खंगालिए, पता कीजिए कि कहां से आयोग निकालता है क्वेश्चन, और उसको चाट जाइए, रगड़ जाइए कि अगर वहां से क्वेश्चन पूछता है तो दुनिया में किसी की गलती हो जाए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। पढ़ने का यह स्टाइल होना चाहिए। इसी कहते हैं सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना। इस पे भी बताएंगे, इस पे आज चर्चा जो चलेगी इसी पे चलेगी, पूरा का पूरा चर्चा। नेक्स्ट है 10 किताब नहीं जी, लाइब्रेरी मत बनाइए। लाइब्रेरी मुझे छोड़ दीजिए बनाने के लिए, मैं अपने रूम को बना चुका हूं। लाइब्रेरी आप मत बनाइए, एक किताब को 10 बार पढ़िए। यकीन मानिए आज न कल आपका रिजल्ट होगा। आप किसी न किसी जिला के डीएसपी बनेंगे, वर्दी आपके कंधे पे चमकेगी, जमाना आपको सलाम करेगा। लेकिन तब जब एक किताब को 10 बार पढ़िएगा, 10 किताब को एक बार पढ़िएगा तो आपको रास्ते में कहीं भटकते हुए मिलिएगा। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, अब आपको ही सोचना होगा। नेक्स्ट जो है, रटिए नहीं, समझ के पढ़िए। आज भी कई ऐसे टीचर जो है आपको ये बताते हैं रट्टा मारिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं कहता हूं कुछ मत कीजिए। रट्टा तो तब मारिएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप ट्रिक यूज कीजिए, ट्रिक जो मैं अपनी संस्था में करवाता हूं, आप यूज करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसी के साथ में एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी संस्था में क्रैश कोर्स 66 का स्टार्ट हो चुका है। 5 तारीख से स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल से सारे, चाहे क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन हो, 67 का प्रीलिम्स हो, जीपीएससी हो, सबकी नई बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 और व्हाट्सएप नंबर 9015148776, यहां पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा सर झुका के कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं अपनी संस्था में एडमिशन लीजिए, कभी नहीं कहा हूं, कभी कहूंगा भी नहीं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, एक बार सिर्फ जिंदगी में एक पल निकाल के आप मुझसे मिल लीजिए। उसके बाद जहां जाना हो जाइए, जहां डूबना हो डूबिए, जहां पैसा को फंसाना हो फंसा दीजिए, आप अपने पापा की मेहनत की कमाई को डुबो दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार मेरी संस्था आइए, एक बार मुझसे मिल लीजिए, उसके बाद जो दिल करे वो आप कर लीजिए। बाकी सोचना तो आप ही को है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ में न्याय हो सके, और न्याय करने के लिए सामने में हमेशा खड़ा हूं। और जब भी आप मुझसे मिलने के लिए आइएगा तो कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग में आने के, ताकि आप मुझसे मिल भी लीजिए और हमारी क्लास भी करते हुए चले जाइए। चलिए अब आते हैं कि इसके सिलेक्टेड टॉपिक जो है इसको किस तरीके से पढ़ा जाए। आइए, सिलेक्टेड कैसे पढ़ा जाए। अब प्रीलिम्स निकालना है, 115 क्रॉस कराना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सारे सब्जेक्ट का अगर आप हो सके तो लिख सकते हैं, तो पॉज करके लिख लीजिए। सबसे पहले आधुनिक भारत में आते हैं, इतिहास से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जहां से अगर एवरेज देखा जाए तो 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन से कम नहीं पूछता। इसमें कोई शक की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा एरिया को कवर कर रहा है। और इसके लिए मैं खुद अपनी संस्था में मैं ही पढ़ाता हूं, आपको मजा आने वाला है। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप मेरी संस्था का ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए भी यही नंबर है। चलिए सबसे पहले आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक जो है जहां पे पूरी तरीके से बाज की तरह नजर रखा जाए, हंस की तरह नजर रखा जाए, और वो है सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में भी
इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ है, लेकिन आप पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा फ्रांसीसी और अंग्रेज, इस दोनों को ध्यान रखिएगा। और पहली बार पुर्तगाली आ रहे हैं तो पुर्तगाली के बारे में भी थोड़ा सा गवर्नर जनरल जो हुए, वास्को डी गामा हुए, अल्बुकर हुए, अल्मेडा हुए, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा। दूसरा, ब्रिटिश शासक का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा, चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे वो महलबाड़ी हो, या फिर चाहे रैयतबाड़ी हो, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बस इसके प्रीलिम्स पॉइंट एक बार आप समझ जाइएगा ना, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी संस्था आइए, हमसे पढ़िए, आपके रटने के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा मैं, सारे दरवाजे, और सब कुछ क्लास में सिखा दूंगा आपको। आप मुझे यकीन मानिए, आप एक बार आके तो देखिए। दूसरी जो है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बाबू कुंवर सिंह के बारे में, तो थोड़ा सा यहां पे नजर रखना है। 1857 की क्रांति पढ़ना है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कौन इसके अध्यक्ष हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 तक तो ये याद रख लीजिएगा। और कहां कहां अधिवेशन हुआ, इसमें से बिहार वाला पोर्शन पे याद रखिएगा, ये ध्यान रखना होगा, बस कंप्लीट है। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है करजन के समय में। उसी टाइम में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? उसके बाद थोड़ा सा पलासी का युद्ध ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा बक्सर का युद्ध ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद गांधी युग में इंटर कर लीजिएगा। गांधी युग में चंपारण सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी आप दे रहे हैं तो चंपारण तो इंपॉर्टेंट है ये। चंपारण के बाद थोड़ा खेड़ा, थोड़ा रोलेटेड, थोड़ा जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसको थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद असहयोग को देख लीजिएगा, खिलाफत को भी उसी के साथ में देख लीजिएगा। खिलाफत में नहीं माना गया, असहयोग शुरू किया गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो गांधी जी शुरू किए, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसी में गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो गोलमेज सम्मेलन में ध्यान रखिएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय में किस में कांग्रेस ने भाग लिया, किस में गांधी जी ने भाग लिया। ये सब थोड़े थोड़े पॉइंट को, थोड़े इसके डेट को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कहां से शुरुआत हुई थी, क्या था गांधी के बारे में, कैसे इनको जो है कैद करके आखा पैलेस में डाल दिया गया, नजर बंद कर दिया गया, कैसे हुआ, और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा नजर डाल दीजिएगा, मजा आ जाएगा। ये हुआ कंप्लीट सिलेक्टेड टॉपिक आधुनिक भारत का। अब आइए आधुनिक भारत के बाद चलते हैं मध्यकालीन भारत, थोड़ा मध्यकालीन में भी नजर रखते हैं। इसमें जो है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, भारत पर अरबों का आक्रमण, इसको एक नजर बस देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत में चले जाएंगे। दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, और तुगलक वंश को जरा ध्यान से रखना, पहला तुगलक वंश और दूसरा गुलाम वंश, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना होगा। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। यहां के बाद जब चलेंगे तो उसके बाद जो है सूफी आंदोलन ध्यान रखेंगे, सूफी और भक्ति जो था उसमें ध्यान रख लेंगे। इसमें भक्ति में रामानुजम, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसी, मीराबाई और रैदास, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हल्का हल्का जो है ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य में चले आएंगे। मुगल साम्राज्य में बाबर से शुरू होगा, बाबर के बाद सीधे हुमायूं में शेरशाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि बीपीएससी दे रहे हैं तो शेरशाह के बारे में आप शेरशाह के बारे में छोड़ नहीं सकते हैं, अकबर के बारे में तो गलती से भी नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद औरंगजेब पे थोड़ा सा ज्यादा नजर रखना है, बस यहां के बाद जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मराठों का उद्भव जो है हल्का सा एक नजर शिवाजी के बारे में देख लेंगे, क्लियर हो गया हमारा मध्यकालीन। अब सुजीत सर आपने सिलेक्टेड टॉपिक तो बता दिया, लेकिन बुक आप किसी में नहीं बता रहे, बुक हमेशा मैं बता चुका हूं, बस एक बुक फॉलो करना, सिर्फ एक बुक, और वो है एसके पांडे सर की बुक है। इस तीनों में यूज करना है एसके पांडे सर की बुक, ध्यान रखिएगा, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे प्राचीन हो, इन तीनों में एसके पांडे सर की बुक को ध्यान रखना। और एक एक्स्ट्रा बुक जो रखना है घटना चक्र की, ध्यान रखिएगा, घटना चक्र की जो क्वेश्चन बैंक आता है उसी को आपको रखना होगा, बस इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना। चलिए मध्यकालीन के बाद प्राचीन में आते हैं, जहां से इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक है, जहां से पूछा जाता है। प्राचीन में आते, प्राचीन में 5 क्वेश्चन पूछता है, एक एवरेज लेके चल रहे 5 क्वेश्चन। इसमें जो है सबसे पहले जो है भारतीय इतिहास के स्रोत, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, श्यामवेद हो, अथर्ववेद हो, इन सब के बारे में हल्का हल्का जानकारी आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहां के बाद चलने के बाद
जो विदेशी यात्री आए उनसे मिलने वाले स्रोत, चाहे वो मेगास्थनीज हो, हेरोडोटस हो, हेंगसांग हो, या फिर फायान हो, इब्न बतूता हो, या फिर अल-बरूनी हो, हल्का हल्का एक नजर आप देख लीजिएगा ना, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ज्यादा डाटा पे नहीं, बस एक नजर देखते हुए चले जाना। किसके टाइम में आया, क्या परिवर्तन हुआ, क्या इतिहास वहां से बदलाव हुआ, जहां जहां इतिहास बदलाव कर रहा उसी पे नजर रखना। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में चले जाएंगे, उसके बाद सीधे सिंधु सभ्यता में चले जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद जिसमें बौद्ध और जैन के बारे में हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ट्रिक के थ्रू इतनी आसानी से आपको समझा देंगे कि लगेगा इतिहास सुजीत सर मजा आ गया। इसको कहते हैं इतिहास का पढ़ना। एक बार आप मेरे साथ पढ़ के तो देखिए, मजा आ जाएगा। उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य को देख लेंगे, गुप्त साम्राज्य देख लेंगे, और दक्षिण भारत के प्रमुख कुछ राजवंश है जैसे राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य। हमेशा पढ़िए हैं, कभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, कभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या राष्ट्रकूट है, क्या चोल है, क्या चालुक्य है, या क्या चेड़ है, कुछ नहीं समझ में आया। एक बार आप मुझसे मिलिए, मेरे से एक बार पढ़ के आप देखिए, आपको बच्चों की तरह आपके अंदर डाल दूंगा और आप कभी नहीं भूल पाइएगा इतिहास। चलिए, ये तो हुआ प्राचीन, और इसमें भी वही बुक, इसके पांडे सर की बुक और घटना चक्र का। चलिए, अब आते हैं राज व्यवस्था पे, पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना, यहां से 10 से 12 क्वेश्चन जो है एक एवरेज पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, या फिर 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम हो, इन तीनों को एक नजर खंगाल लेना। उसके बाद यहां के बाद जो है फिर 1935-1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसको भी थोड़ा एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद सीधे आ जाइएगा मौलिक अधिकार पे, एकदम आसानी से पढ़िए, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर सिलेक्टेड पढ़िएगा तभी संभव है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जहां से सिर्फ ये नहीं कहिएगा मेंस पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा। अब प्रीलिम्स में भी आपको जान डालना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ भाग रहा है, प्रीलिम्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, या प्रीलिम्स जो है लास्ट में पढ़ लेंगे, वो भी कहीं कहीं गलती हो जाएगा, फिर आपका मेंस पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो, है ना सही बात। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रस्तावना पढ़ लेंगे, प्रस्तावना पढ़ने के बाद फिर से घटना चक्र के क्वेश्चन को लगा लेंगे। वहां से जो भी क्वेश्चन होगा देखना कि अगर 10 क्वेश्चन बना रहे हैं तो कम से कम 8 से ऊपर सही होगा, तब तो सही है, नहीं है तो फिर से पढ़िए, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। उसके बाद संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सबको थोड़ा थोड़ा खंगाल लेना, क्या है कार्यकाल, कैसे इनका चुनाव होता है, क्या इनका एज होता है, ये सब छोटी छोटी बातें, क्योंकि प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, इसमें छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ में संघीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ऐसे भी है, बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव हुआ है तो इंपोर्टेंट तो है ही है, और पॉलिटी है, पॉलिटी को करंट से जोड़ के पढ़ना ही पड़ेगा। बिना करंट से जोड़े हुए पढ़ना कहीं कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। उसके बाद जो है न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके बेसिक सब कुछ को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नीति आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद पंचायती राज को देख लेंगे और कंप्लीट हमारा पॉलिटी हो गया। अब रहा कि सुजीत सर इसके लिए बुक क्या, परीक्षा वाणी, एक्स्ट्रा सारी को फेंक दो, सब कुछ बेकार है, सिर्फ परीक्षा वाणी आप अपने टेबल पे रख लीजिए। आपको मजा ना आ जाए तो कहना सुजीत सर से, इसके ओझा सर की बुक है, परीक्षा वाणी सबसे बढ़िया मुझे लगती है। हो सकता है आपको कुछ और बढ़िया लगे तो आप लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रीलिम्स निकालना है तो इसकी ओझा सर की बुक परीक्षा वाणी का लेना पड़ेगा। और साथ साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन, मैं पहले ही बता चुका हूं, सबका घटना चक्र का, करेंट छोड़ के, स्पेशल बिहार स्पेशल छोड़ के, बाकी सबका घटना चक्र का पूर्वावलोकन 2020 का खरीद लीजिए। अगर पुराना है तो उसको हटा दीजिए, नया ले आइए, थोड़ा सा पैसा लगाइए, क्योंकि नए में कम से कम 2000-3000 क्वेश्चन तो उसमें आ ही जाता है।